हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमन स्टडी पॉइंट। आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग 14 प्रिंसिपल्स देखेंगे मैनेजमेंट के, जो किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? वो हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक ही वीडियो में कवर कराऊंगी। तो इसलिए हम इस वीडियो में स्टार्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट के 7 प्रिंसिपल्स के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी, उसमें हम लोग समझेंगे। तो आज हम केवल स्टार्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रिंसिपल। पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हेनरी फ्योल का मानना है, वो कहते हैं कि किसी भी कंपनी में जो वर्क है, जो उनका पूरा का पूरा कंपनी में जितना भी काम हो रहा है उसको एक साथ ना करके उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। क्यों? ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके लेबर हैं या कोई भी और एम्प्लॉय हो, उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वर्क दे सको। अगर आप पूरा वर्क एक साथ करोगे तो किसी एम्प्लॉय को उसमें इंटरेस्ट है, किसी एम्प्लॉय को नहीं है। वो क्या करेगा? जिसको है वो तो अपनी पूरी एबिलिटी से कर लेगा, अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो कैसे करेगा? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप होल वर्क को डिवाइड कर दो। किस चीज़ में? स्मॉल पार्ट में। यहाँ पे डिवाइडेड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, DEVI। ओके, तो डिवाइड कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने होल वर्क को। किस चीज़ में? स्मॉल पार्ट्स में। ताकि जो आपके इंडिविजुअल हैं उनको इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल मतलब कोई भी आपकी लेबर है या कोई भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जा सके और आपकी कंपनी का वर्क इफेक्टिवली पूरा हो सके। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा? यस, सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी के सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कोई काम करने की, तो उसके साथ बहुत ज़रूरी है आप उसे थोड़ी सी अथॉरिटी भी दीजिए। मान लीजिए आपने लोअर लेवल के मैनेजर से या लोअर लेवल के हेड से ये बोला, सुपरवाइज़र से ये बोला कि मुझे लेबर से आज 1000 पीस चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट के 1000 पीस चाहिए। तो जब वो लेबर से ये बात बोलेगा, अगर उसके पास अथॉरिटी ही नहीं होगी तो लेबर क्या उसकी बात सुनेगी? उसके पास थोड़ा सा भी हक ही नहीं होगा तो वो किस हक से बोलेगा? तो अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दीजिए, ताकि वो लेबर से कह सके कि आपको ये वाला वर्क आज कंप्लीट करना है। अगर आपने नहीं करा तो आपकी सैलरी में से कट हो जाएगी अमाउंट, या आपको बोनस नहीं दिया जाएगा, या मतलब कुछ भी इस टाइप की कुछ चीज़ें वो लेबर से बोल सके, लेबर को कमांड कर सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हो सके और रिज़ल्ट आपको तभी बेटर मिल सकता है। अदरवाइज़ वो पर्सन जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो रिज़ल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पूरी, उस रिज़ल्ट को अच्छे से दे, तो आप बहुत ज़रूरी है कि कंपनी उसको अथॉरिटी भी दे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने कहा है कि कंपनी के जितने भी रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि केवल एम्प्लॉय ही पूरा करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उनका सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, मतलब ऑनर्स और जितने भी आपकी लेबर्स, एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो सभी उस चीज़ को फॉलो करें। अगर डिसिप्लिन किसी एक की तरफ से भी कम हो रहा है, कोई मान लीजिए सुपीरियर नहीं फॉलो कर रहे या सबॉर्डिनेट्स कोई एक फॉलो नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं पूरी कंपनी उससे अफेक्ट होगी, पूरी कंपनी का वर्क उससे अफेक्ट होगा। तो डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स दोनों ही उस रूल्स को, उस पॉलिसीज़ का ओबे करें, उनको फॉलो करें, ताकि जो वर्क है वो सक्सेसफुली हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? मान लीजिए कोई एक कंपनी है। पहले इस प्रिंसिपल को एक बार रीड कर लेते हैं, इसमें क्या है, ताकि इजीली आपको अच्छे से समझ आ जाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। इसमें हेनरी फ्योल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनका हेड हमेशा एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट, आपका कोई, मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया, उसको एक पर्टिकुलर कॉमन टारगेट दे दिया, उसको वो अचीव करना है, राइट? तो आप हर एक इंडिविजुअल के ऊपर एक एक वो रखिए। केवल ऐसा ना हो कि मतलब दो दो आपने उसके ऊपर वो बिठा दिए, हेड बिठा दिया, अब वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि वो सुने किसकी। एक हेड ने कुछ और कह दिया, दूसरे हेड ने कुछ और कह दिया, वो किसकी बात मानेगा? तो कंपनी का वर्क अगर इफेक्टिवली कराना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर, यानी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर केवल एक ही हेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अप्रोचेस दिखाई हुई हैं, ये वाली है आपकी राइट अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक हेड है, ये रेड वाले हेड्स हैं, सुपीरियर्स हैं, और नीचे वाले ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 इंडिविजुअल है और तीनों का हेड कौन है? एक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हेड्स आ गए।
और 3 इंडिविजुअल हैं। अब देखो आप ये वाला फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले के साथ क्या हो रहा है, इसको ये भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और यहाँ से ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब ये किसकी सुने, इसके लिए तो प्रॉब्लम है ना कि ये किसकी बात सुने, राइट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी के जो वर्क है वो इफेक्टिवली हो, तो ये वाली अप्रोच अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के ऊपर केवल एक हेड होगा, 2 हेड नहीं होंगे। तो ये अप्रोच आपकी रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये वाला, और ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसको इस चीज़ में ले जाते हैं कि दोनों सेम है और इनमें डिफरेंस नहीं पता कर पाते कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, मैं आगे इनको डिफरेंस में भी समझाऊंगी आपको। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी वन हेड, केवल एक हेड होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए कंपनी में कोई टास्क पूरा करना है, कोई भी सेम एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कंपनी में, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक ग्रुप बना दिया गया, तो उस ग्रुप का एक हेड होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, दोनों में डिफरेंस समझना। वहाँ पे जो बात की गई थी वो की गई थी एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब कोई एक एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहा है, कोई एक एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, उसके ऊपर आप केवल एक हेड रखें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसे किसकी सुननी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो आप पर्टिकुलर टास्क पूरा कर रहे हैं, जो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, या आपने जो भी आइडियाज़ बनाए हैं उसको फॉलो करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक हेड होना चाहिए। ये क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को लेकर बात कर रहा है। ओके, इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। देखिए फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एम्प्लॉय को केवल एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए एक टाइम पे वो किसी 2 या 3 मैनेजर से ना ऑर्डर रिसीव कर रहा हो, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसका ऑर्डर मानना है, तभी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकेगा वर्क के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सारी एक्टिविटीज़ लगभग उनके सिमिलर, जिनके भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जिनके भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव हैं, उनको उनके लिए केवल एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए। वो सारी एक्टिविटीज़ जिनके सेम ऑब्जेक्टिव हैं, जिनको आप केवल एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हेड केवल एक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक टास्क के लिए बना दिया दूसरा हेड, दूसरे टास्क के लिए बना दिया दूसरा, तो कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि वो नहीं समझ पाते या कहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि किसकी सुनी जाए या किसकी नहीं सुनी जाए। आप अपने प्लान को लेकर थोड़े से कंफ्यूज जाएंगे, कौन सा प्लान आपको फॉलो करना है या कौन सा आपको नहीं करना है। ओके, तो ये था इसमें। अब इसके एक बार और भी पढ़ लेते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मीनिंग के बेसिस पे आपको समझ गया होगा, ये इंडिविजुअल लेबर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ये पूरे वर्क से रिलेटेड है। सेम ऑब्जेक्टिव वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव करने से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है, ये हमें बचाता है, यूनिटी ऑफ कमांड हमें डुअल सबऑर्डिनेशन से बचाता है, मतलब 2 सबऑर्डिनेट ना हो किसी भी चीज़ के, 2 सुपीरियर ना हो, ये हमें इस चीज़ से बचाता है। जबकि ये किस चीज़ से बचाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हमें बताता है कि एक्टिविटीज़ 2 बार ना हो जाएं। अगर मान लीजिए 2 हेड हो गए या 4 हेड हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप ने भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, एक दूसरे ग्रुप ने भी वही एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ 2-3 बार हो जाएंगी, जबकि ज़रूरत एक ही बार है। तो ये हमें इस चीज़ से बचाता है। अगर इस चीज़ को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो किया जाए प्रिंसिपल में किसी भी कंपनी में, तो आप ओवरलैप नहीं होता अपनी यहाँ एक्टिविटीज़ का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जबकि ये पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो बेसिक मीनिंग आपको इसका समझ में आया। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात हो रही है। ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अफेक्ट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करता है। ओके, ये डुअल सबऑर्डिनेशन से बचाता है, जबकि ये हमें ओवरलैपिंग से बचाता है कि हमारी एक्टिविटी 2-3 बार ना रिपीट हो जाए। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, हेनरी फ्योल कहते हैं कि कंपनी में जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे जा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स कंपनी अचीव करना चाहती है, उसका जो पर्पज़ है वो ये ना हो कि वो केवल अपने बारे में सोच रही है,
इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब केवल अपने बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचें। जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, सबको लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑनर्स हैं वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें एम्प्लॉयज़ की कुछ पड़ी नहीं है, बदले में वो ना एम्प्लॉयज़ को सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ना उन्हें बोनस दे रहे हैं। तो इस टाइप से नहीं होता है। अगर ऐसे करने लगेंगे वो, तो एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं उनसे बचने लगेंगे। वो भी चाहेंगे कि हम क्यों अपना बेटर काम दें, हम क्यों अपना 100% दें जब हमें कुछ नहीं मिल रहा कंपनी से। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो भी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से शिफ्ट करके कर देना चाहिए जनरल इंटरेस्ट में। अगर किसी कंपनी में कोई अपने बारे में सोच रहा है तो वहाँ पे उस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए भी सोचा जाए इक्वली। लास्ट हम आज के लिए हमारा लास्ट रहेगा, इसे देखते हैं। ये है रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ में क्या है, देखें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड बी गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर क्या है, हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को कम से कम उतना रेम्यूनरेशन, उतनी सैलरी ज़रूर दीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनीज एम्प्लॉयज़ से वर्क तो बहुत सारा निकलवा लेती हैं लेकिन बदले में उनको उतना रेम्यूनरेशन नहीं देती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लेबर की तरफ से चाह रहे हैं कि वो अच्छा वर्क करके दे, तो आप उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन भी दें। एटलीस्ट इतना तो दें कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रख सकें, रीज़नेबल रख सकें। उनके जीने में या उनकी बेसिक नीड्स पूरी ना हो, ऐसा ना हो। मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स एटलीस्ट पूरी कर लें, अब उन्हें इतनी सैलरी तो दीजिए, राइट। तो ये इस प्रिंसिपल का लिए उन्होंने बनाया था। ओके, तो आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रिंसिपल में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी प्रिंसिपल की, मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी दोबारा से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।